आज में जीकर आज में कर्म करके अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज प्रारंभ करते हैं हम माटी वाली जो अध्याय है विद्यासागर नौटियाल साहब का, और पुस्तक चल रही है अपनी कौन सी, कृतिका भाग 1 कक्षा 9 की। इससे पहले हमने कृतिका के 3 अध्याय देख लिए बहुत अच्छे से, और क्षितिज जो पुस्तिका कक्षा 9 की वो भी देख ली। ये सभी पाठ आपको अगर नहीं देखें, पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये क्लास अपनी होती है पाठों वाली 3 PM के ऊपर 3 बजे, और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये कक्षा होती है अपनी 8 PM के ऊपर। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का, आप भी प्रयास करें इस चैनल को और बड़ा बनाने का, इस परिवार को और लोगों तक पहुंचाने का। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसकी तैयारी करें आप, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, अगर आपके दिमाग में भी ये संशय है, कन्फ्यूज़न है, तो एक वीडियो डाला है सुबह, उसको देख लीजिएगा। सारा डाउट है जो क्लियर हो जाएगा, अंतिम निर्णय आपका होगा। प्रारंभ करते हैं विद्यासागर नौटियाल साहब के परिचय से। सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे इस माटी वाली जो अध्याय है उसकी। तो परिचय देखिए साहब नौटियाल साहब का। परिचय में आप नोट कीजिए, परिचय के अंदर हम बात करें तो 1933 से लेकर 2012 ये इनका समयावधि रही है। ये समसामयिक कथा लेखक हैं, समसामयिक कथा लेखक हैं। ये कौन? विद्यासागर नौटियाल साहब। ठीक है मामला। दूसरी बात, जन्म जो होता है इनका वो माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में होता है। उच्च शिक्षा वाराणसी में होती है, और पहाड़ी जीवन विशेषकर कि टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के ये कुशल चितेरे रहे हैं। भाषा शैली के अंदर आमजन की जो मिट्टी की सौंधी गंध है वो देखने को मिलती है। कृतियाँ या रचनाएं, प्रमुख रचनाएं करके लिखिए। सबसे पहले लिखिए आप कहानी संग्रह। रचनाओं में सबसे पहले लिखना आपको कहानी संग्रह है। और कहानी संग्रह के अंदर कौन कौन से हैं, जिनमें आ जाएगा टिहरी की कहानियाँ, वहीं के है तो टिहरी की कहानियाँ, टिहरी की कहानियाँ। ठीक है। और सुच्ची डोर, हम बोलते हैं ना सच्ची डोर, तो वहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग सुच्ची डोर। यह है कहानी संग्रह। पूछ लिया जाए सुच्ची डोर क्या है, तो ये कहानी संग्रह है। टिहरी की कहानियाँ कहानी संग्रह किसके? नौटियाल साहब के। बाद में हम बात करें इनके उपन्यासों की, तो लिखिए उपन्यास। उपन्यासों में इनके प्रमुख आता है उलझे रिश्ते। पहला उपन्यास आता है इनका उलझे रिश्ते, महत्वपूर्ण है उलझे रिश्ते। उसके बाद में आते बीम अकेली, बीम अकेली, यह आ गया। अगला आता है सूरज सबका है, सूरज सबका है। और उत्तर बायां है, उत्तर क्या है? बायां है, ये भी है। और झुंड से बिछुड़ा, झुंड से बिछुड़ा, झुंड से बिछुड़ा, ये सभी के सभी क्या है? उपन्यास है। उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, और झुंड से बिछुड़ा। आगे इनकी कृतियों में हम देखें तो एक और है मोहन गाता जाएगा, आत्म कथ्य है ये एक। ठीक है। तो रचनाएं कहानी संग्रह टिहरी की कहानियाँ, सुचिडोर उपन्यास देख लिए, और ये आत्मकथ्य मोहन गाता जाएगा। अब हम देखते हैं माटी वाली जो अध्याय है
विद्यासागर जी का, विद्यासागर नौटियाल साहब का। देखिए ये यहाँ पर समझ लीजिए माटी वाली है, ये खोली एक मकान है, इधर सेमल का जो पेड़ वगैरह पौधे वगैरह हैं। प्रारंभ करते हैं अध्याय, इत्मीनान से सुनिएगा और जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ से सवाल बन सकता है जिस भी पंक्ति से, मैं वो आपको बताता चलूँगा। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे है जो उतारा। तो उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। उसने यहाँ पर किसके लिए है? माटी वाले के लिए ही आया है। आगे हम अध्याय पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ है जो समझ में आ जाएगी। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर बोलते हैं कनस्तर को, मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहाँ उसे न जानते हो, कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसे जहाँ पर माटी वाली किसी को न जानती हो या माटी वाली को वहाँ पर कोई न जानता हो। ऐसा कोई घर नहीं, सब लोग उसे जानते हैं और वो सबको जानती है। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, यानी कि जो वहाँ के जो निवासी है कुल सारे बरसों से वहाँ रहते हुए आ रहे, कोई किराएदार है तो वो भी, और उनके वही नहीं उनके बच्चे तलक भी, बच्चे तक भी, तलक का मतलब होता है तक, बच्चे तक भी जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। जो लाल मिट्टी है, जो मिट्टी पहुँचाने का काम करती है ये, तो वो अकेली ही है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कहीं एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने कोई रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। घर में आपको पता होगा कि जो नाड़ियों से लेकर आते हैं गार, उसको गोबर में मिलाकर वो करके निपाई पुताई जो की जाती है, चूल्हों पर भी लेप किया जाता है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद है जो रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की जो गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत है तो पड़ती है। उस समय की बात है जब अभी भी यहाँ पर इस तरह के गाँवों के अंदर है जो गोबर से ही है जो लिपाई की जाती है, गार के सहारे जो नाटी से लेकर आते हैं मिट्टी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं जहाँ पर मिट्टी मिल सके, शहर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम है जो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से इस पाठ से ये सवाल भी बन सकता है कि माटी वाली अध्याय में किन दो नदियों का जिक्र किया गया है या किन दो नदियों के तटों पर है जो मिट्टी है जो रेतीली है। तो दो दो का जोड़ा बना के दे दिया और नदियों के नाम दे दिया, पर आपको ध्यान रखना है भागीरथी और भिलांगना। तो सवाल बन सकता है कुछ भी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक जो बन जाते हैं। जो किराएदार आते हैं वो भी उसे अगर एक बार देख लेते हैं अपने आंगन में तो वो भी उसके ग्राहक जो बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली कौन है? घर घर जाकर माटी बेचती है, नाटे कद की है और एक हरिजन बुढ़िया है। ठीक है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरीके से पहचानते, उस कनस्तर को भी जिस पात्र के अंदर वो मिट्टी लेकर आते उसको भी अच्छे से जानते कि हाँ ये उसका है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। डिल्ले हम कह सकते हैं एक कपड़ा जो होता है कपड़े को मोड़कर गोल कर सर पे रखती है और फिर उसके ऊपर कनस्तर रख लेती है। यानी कि जो कनस्तर है जिस पात्र में मिट्टी होती है कंटर में वो गड़े नहीं सर के ऊपर। मारवाड़ी में आपा क्या अपना इंडूणी मिला ना आपा बनार के इंडूणी जो बनी हुई होती है वो रख लो, या फिर कपड़े की इंडूणी बना ली, गमछा की इंडूणी बना माथा पर रख ली, फिर भी ऊपर कोई सामान रख लिया ना माथा पर वो गड्ढे को नहीं आसानी वहाँ पर मिल ले जा सका। तो वो डिल्लो मतलब एक तरीके वहाँ पर कह सका, इंडूणी कह सका पा। और चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, ढक्कन नहीं होता था उसमें। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर क्या निकाल फेंकती है।
ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में क्या आसानी रहती है। ऐसे ढक्कन लगा हुआ उसके ऊपर, तो बार बार खोलो फिर बंद करो, तो ये झंझट ही नहीं है, भरो उड़ेलो भरो, ऐसे आसानी से रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने वो खड़ी हो गई। अब देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है और यहाँ से ये चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना, किसका कथन है? कामिनी का, जो लड़की दौड़ती हुई आती है उसका कथन है, ध्यान में रखिएगा। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना, कामिनी का कथन है। और ये किसे कह रही है? उस बुढ़िया हरिजन को कह रही है, माटी वाली को कह रही है। अभी आती हूँ, अभी आती हूँ किसका कथन हो जाएगा? माटी वाली का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान ये जो मालकिन है वो। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में जो घुस गई। जिसे मैंने बताया ना वो डिल्ले, सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी, इंडूनी कह सकते हैं, गोल करके बनाते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त है जो नहीं था। तो पूछा जा सकता है किसके पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था, वक्त नहीं था? माटी वाले के पास, ध्यान में रखना। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता पंक्ति से, क्योंकि डॉट डॉट दे दिए यहाँ पर और आगे ये लिख दिया। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ली के कपड़े के मोड़ों गड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। साहब, मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा जो करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। अब देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि जो अपना ये अध्याय, माटी वाली अध्याय के अंदर मालकिन है जो किस धातु के गिलास में जो चाय लेकर आती है। तो आपको ध्यान में रखना, पीतल के गिलास में, पीतल का, स्टील का, चांदी का, सोने का, इस तरीके से सवाल दे दिया तो आप क्या ध्यान में रखोगे? पीतल के गिलास में। देखिए अब जब भी आप अध्याय पढ़े हिंदी के अंदर या जीके में जो कुछ भी पढ़े, तो जो भी पंक्तियां पढ़ रहे हो आप वहाँ से ये दिमाग लगाया करो, सवाल बनाते बनाते आप पढ़ा करो कि यहाँ से ये सवाल बन सकता है, यहाँ से ये सवाल बन सकता है। वो चीज़ें आपकी खोपड़ी में फीड होती रहेगी सवाल के रूप में ही, सीधा के सीधा, ठीक है। तो पीतल के गिलास में ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। ये किसका कथन है? मालकिन का कथन है कि बासी साग कुछ नहीं है अभी, तो इस चाय के साथ निकल जाए, यानी चाय के साथ ये रोटी है जो खा ले। मालकिन का कथन है, ध्यान में रखिएगा। माटी वाली ने खुले कपड़े एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का एक गरम गिलास हाथ में उठा लिया। आपने कहा करे घरांग माने को गम चमचो गड़ा के माने गालेड़ो, तो चाय को तातो बर्तन हुए ना, चाय को कहाँ को भी तो भी आप बिन भी गम चमचो कुड़ाऊँ पकड़ लें और पीबा लाग जाओ। तो वही यहाँ पर वो माटी वाली कर रही है। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी, जैसे कि आमतौर पर हम भी करते हैं। मतलब जो भी चाय पीते हैं, हम तो पीते नहीं हैं। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय है जो सुड़कने लगी, पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, मालकिन को कहती है। ये माटी वाली का कथन है, ध्यान में रखना कि चाय तो वो कहीं साग वाग कुछ नहीं है, बासी चाय के साथ निकल जाते हो कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के घर अब नहीं मिलते ये गिलास। माटी वाली, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता है मालकिन।
हमें क्या मालूम कि इसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई, ये बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता, मतलब महंगा हो गया। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं, सब घरों से हैं। सही बात है। आज के समय में भी लोगों के घर में बहुत कम है जो पीतल के कांसे के बर्तन हैं जो मिलेंगे आपको। मिलेंगे तो बिल्कुल शुद्ध नहीं मिलेंगे। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठाकुरायन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक है ना, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर माटी वाली कहती है, चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में जो चली जाती है। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां जो मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा जो उस बुढ़े का खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, ये रोटी खा ले यार। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। देखो, गरीब लोगों के इन मेहनत का मजदूरी करने वाले लोगों के साथ कितनी बेबसी भरी जीवन इनको जीना पड़ता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है, ले जाने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों के जो बेगार करनी पड़ती, तभी वो ठाकुर ज़मीन दे रखी है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गई। अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। पूछ लिया जाए, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने कितने प्याज जो खरीदे, तो 1 पाव। ध्यान में रखिएगा, ये 1 पाव प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उससे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुए अपने घर जो पहुंच जाती है। रास्ते में चलती चलती सोचती जाती है सब। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाले ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। वह यहाँ पर किसके लिए आया है? उस बूढ़े के लिए आया है। ठीक है मामला। और माटी को छोड़कर जाने का मतलब है उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टिहरी बांध को जो पुनर्वास करने वाले थे उन साहब ने पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। ये जो पुनर्वास वाले साहब टिहरी बांध के, वो कहते हैं, मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? साहब का कथन है, ध्यान में रखना, माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। उसका माटी वाले का कथन, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं।
बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, कि बांध बन जाएगा तो फिर मैं क्या खाऊंगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। ये साहब का कथन ध्यान में रखना कि इस बात का तो फैसला हम नहीं कर सकते। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची हुई है, बिल्कुल अफरा तफरी में। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट है जो डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो साथियों, ये था अपना अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताना। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर किया करें आप सभी दोस्तों के साथ में। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। इस नाम से, अगर नाम से सर्च करो तो ये नाम है कवि आदि गणेश हिंदी टेलीग्राम चैनल का। और लिंक से जाओ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जो मिल जाएगा। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है आदि की आवाज़, जिस पर मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, मैं कविताएं डालता हूँ, जिसको सुनकर आपको निरंतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर। आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में।